गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक लेकर आया हूँ आपके लिए 9 जून के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं आज के। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है आज का, वो आता है अग्नि मिसाइल्स के बारे में। ये आप लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर 3 से, ठीक है। ये जीएस पेपर 3 में आ जाएगा आपका, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं अग्नि मिसाइल्स की, जो अग्नि मिसाइल है ये एक फैमिली में आता है विच इज कॉल्ड मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज, ठीक है। मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में जितनी भी मिसाइल्स आती हैं वो सारी की सारी अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं। अग्नि सीरीज, इतना पता होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात ये कि दीज आर योर बैलिस्टिक मिसाइल्स, दीज आर योर बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या फर्क होता है क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में? फर्क इतना ही होता है कि जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। सो जो क्रूज मिसाइल होंगी वो लैंड टू लैंड हिट करेंगी डायरेक्टली, मतलब कि अगर यहाँ से किसने मिसाइल लॉन्च किया और वो डायरेक्टली यहाँ पे आके अटैक होगा। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि वो पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं, फिर वो जाके री एंटर करके फिर अटैक करती हैं, ठीक है। सो दिस फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हैं, ठीक है। पैराबोलिक पाथ, ओके, इतना क्लियर है। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है? अ टाइप ऑफ मिसाइल्स दैट फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि पहले वो आउटर स्पेस में जाएगा फिर वो री एंटर करेगा। अगर मैं अग्नि मिसाइल्स की बात करूं सो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मतलब कि सरफेस टू सरफेस, यहाँ पे सरफेस 1 है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि जहाँ पे हमें मिसाइल को अटैक करवाना है, ठीक है। सो सरफेस 1, सरफेस 2, सो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती हैं, ओके। नाउ दीज कैन कैरी न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स बॉम्ब, मतलब कि इनका जो मिसाइल का जो टॉप हेड होता है, ठीक है, जो टॉप हेड होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वॉरहेड होता है, ठीक है। जैसे कि ये मिसाइल है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है। और ये 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो अग्नि मिसाइल्स होती हैं वो सारी की सारी मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में आती हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, दीज आर योर बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब कि ये पहले अर्थ के ऑर्बिट में बाहर जाएंगे फिर ये लोग एंटर करेंगे। तीसरी चीज कि ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। चौथी चीज ये कि दे कैन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड एट देयर टॉप ऑफ द मिसाइल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब बात हो रही है अग्नि सीरीज की। सो लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑफ द अग्नि सीरीज मिसाइल्स। सो अग्नि 1, जो अग्नि 1 है इसको टेस्ट किया गया था 1989 में एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMD। ये एक तरह का प्रोग्राम है जहां पे कि सारे के सारे मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है एज पर देयर रेंज, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ अगर बात करूं अग्नि 1 की, सो इसको 1989 में टेस्ट किया गया था और ये एक तरह से सबसे शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ मिसाइल्स है। जो अग्नि 1 है वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रेंज में आते हैं, ठीक है। जितनी भी अग्नि फैमिली जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, सो उन सब में से सबसे जो शॉर्टेस्ट रेंज है वो अग्नि 1 का है। और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम पे बेस्ड है। 2 स्टेज का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जैसे कि ये लॉन्चर है, ठीक है, और यहाँ पे मिसाइल है, ऐसे कुछ है मिसाइल, ठीक है। सो
टू स्टेज का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट स्टेज पे ये बूस्टर्स काम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे ये बूस्टर काम करेगा, फिर ये हट जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये वर्क में आएगा और फिर इसका जो अपना बूस्टर है वो काम करेगा और पूरा मिला के ये करीब करीब 700 किलोमीटर तक की रेंज को ये हिट कर सकता है, विच इज योर अग्नि 1 मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर अग्नि 2 मिसाइल की बात की जाए जो कि इसी की फैमिली का है, सो ये भी एक तरह से 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है विथ सॉलिड फ्यूल, ध्यान रखना, और इसकी जो रेंज है अग्नि 2 की वो 2000 किलोमीटर है, वो 2000 किलोमीटर है। फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट फायर किया गया था 1999 में अप्रैल। ठीक है, सो अग्नि 2 मिसाइल इट इज वंस अगेन अ फैमिली ऑफ अग्नि सीरीज और इट इज अ टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पहले अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जाता है, फिर वो री एंटर करता है एंड इट फॉलोज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। अगर बात करूं अग्नि 3 की, जो कि इसका एक एडवांस वर्जन है, जितनी भी अग्नि सीरीज है उनका ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना किलोमीटर है इसमें आपका 2500 किलोमीटर्स है, इतनी तक की रेंज में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ये हिट कर सकता है। दूसरी चीज ये कि दिस इज योर 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल, वंस अगेन बेटा सॉलिड प्रोपेलेंट, यहां पे सॉलिड फ्यूल नहीं है, यहां पे आपका सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट। ध्यान रखिएगा, जितनी भी अग्नि 3 की सीरीज की जितने भी मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड प्रोपेलेंट पे बेस्ड है और इसकी जो मैनेबिलिटी है वो इंप्रूव की गई है और इसकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव की गई है। और अगर बात करूं, इसमें एडवांस गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया है फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग, इसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस सीरीज से हमने एडवांस्ड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम को यूज किया है। सो अग्नि 3 सीरीज के बाद जितनी भी आएंगी मिसाइल्स उन सब में ये सिस्टम का यूज किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अग्नि 4 की तरफ। सो अग्नि 4 में क्या है, अग्नि 4 में आपका 3500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है ये मिसाइल। ठीक है, और ये दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, विच इज योर कन्वेंशनल वॉरहेड एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग की बात की जाए सो ये मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च होता है, मतलब कि ये एक तरह का एक ट्रक होता है, ठीक है, उस पे ये रखा होता है, फिर ये वहां से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहां से ये फिर लॉन्च किया जाता है। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर अग्नि 5। ये अभी तक की जितनी भी अग्नि सीरीज है ना, जितनी भी अग्नि सीरीज हैं उन सब में से लॉन्गेस्ट ट्रैवल करती हैं ये। ठीक है, विच इज योर 5000 किलोमीटर्स, इतने तक की रेंज में ये मिसाइल हिट कर सकती है अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, और अभी तक ये इंडिया की सबसे एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे अभी आगे कोई नहीं गया है, हालांकि इस पे अभी स्टडी चल रही है बाय DRDO। और अगर बात करूं सो ये 3 स्टेज विथ सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि 2 स्टेज है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 स्टेज की बात हो रही है। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ये आपकी मिसाइल है, सो इसके 3 हिस्से होंगे, 1 2 और ये 3। सो जो पहला हिस्सा काम करेगा वो पीछे वाला करेगा। ठीक है, इसके जितने भी बूस्टर्स होंगे, इसमें जितना भी फ्यूल होगा, पहले ये यूज होगा स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3। सो ये मतलब होता है स्टेजेस का। ये कैपेबल है ऑफ कैरिंग अ न्यूक्लियर पेलोड और न्यूक्लियर वॉरहेड कम से कम 1.5 टन
इतने वेट तक का ये न्यूक्लियर वॉरहेड अपने सामने कैरी कर सकता है, और एक बार ये लॉन्च हो जाए सो इट कैन ओनली बी स्टॉप्ड बाय इंटरसेप्टर मिसाइल। मतलब कि इसमें कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिस्टम नहीं होता। अगर एक बार लॉन्च हो गया सो इसको किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से या तो क्रैश कराना होगा या तो वहां पे इसको स्टॉप करवाना होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अग्नि सीरीज। एक बार आप लोग टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आरबीआई होल्ड्स रेट टू कीप प्राइस स्टेबल। अब ये आपका लिंक हो जाता है GS3 इंडियन इकोनॉमी से। ठीक है, और यहां पे बात हो रही है एमपीसी के बारे में। जो न्यूज है ना, इसमें ये आपका कंटेंट निकल के आ रहा है, विच इज योर एमपीसी। ये क्या होता है? दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कमेटी क्या है। नाउ अगर मैं न्यूज की बात करूं, सो जो कमेटी है इसने अभी जो 6.5% का रेट है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है, अभी इसको यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड रखा है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट एमपीसी हो जाता है कि एमपीसी क्या है न्यूज में। सो देखते हैं। एमपीसी बेसिकली एक कमेटी है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसाइडिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है वो कौन करता है डिसाइड। दैट इज बीइंग डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तीसरी चीज ये कि एमपीसी से पहले क्या होता था ना, कि इस कमेटी से पहले जो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो करते थे यूज टू मेक अ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। लेकिन अब जब से एमपीसी आ गया है तब से लेकर आज तक जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एमपीसी ही डिसाइड करता है। नाउ अगर इस कमेटी की बात करूं, सो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, एंड अकाउंटेबल भी है। और 2015 के बाद आरबीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट साइंड द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, सो 2015 के बाद जो एमपीसी है वो लागू इंडिया में हुआ। ओके, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन है मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी अगर सामान है उसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना करे और बहुत ज़्यादा कम ना हो। सो ये चीज़ मेंटेन करने के लिए एमपीसी वहाँ पे है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि देयर शुड बी अ नॉर्मल रेट अगर मैं बोलूं मॉनेटरी टर्म्स में, सो देयर शुड बी अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जो कि थोड़ा बहुत बढ़ता है। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा सो दैट मीन्स कि जो वो कंट्री है वो ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है दैट इज रिक्वायर्ड बट स्लोली। ठीक है, सो उसी को बोलते हैं हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इतना क्लियर है? सो जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसको ध्यान में रखते हुए जो एमपीसी है उसने कहा कि 4% ±2%, मतलब कि या तो इन्फ्लेशन का रेट 2% रहेगा या तो 6% रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा। अगर इससे नीचे होता है तो दिक्कत है, अगर इससे ऊपर होता है तो दिक्कत तो है ही। ठीक है, सो ये बेंचमार्क आप लोग याद रखिएगा कि 4% ±2% होता है और एमपीसी का फंक्शन क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर एमपीसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं कि एमपीसी में कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, सो
पहला है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? दैट इज द आरबीआई गवर्नर। जो गवर्नर है आरबीआई के, वो यहाँ पे चेयरपर्सन है। मेंबर्स की बात करूँ तो फिर 9 डिप्टी गवर्नर यहाँ पे होते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ देयर एज अ मेंबर्स, एंड दे आर इन चार्ज ऑफ व्हाट? दे आर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है। और एक ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट होता है बाय द आरबीआई बोर्ड, मतलब कि apart from one chairman, apart from these 9 members from the monetary policy committee, one member is nominated by the RBI board। ठीक है। और अगर बात करूं 3 members, जो 3 members हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब कि जो एमपीसी है उसमें इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। और ये जो 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। जो ये 3 लोग आते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के साइड से होते हैं, इन लोगों को कौन करता है सिलेक्ट? इन लोगों को सिलेक्ट करता है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है। नाउ अगर बात करूं कैबिनेट सेक्रेटरी की, सो द कैबिनेट सेक्रेटरी विच इज द आरबीआई एंड द आरबीआई गवर्नर along with the secretary of department of economic affairs and 3 experts in economics और banking nominated by the government। so इतने सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई में सिर्फ आरबीआई के ही लोग यहाँ पे इंक्लूड होंगे, नहीं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस कमेटी में इंडियन गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन होती है, साथ ही साथ जो आरबीआई के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, प्लस जिनका यहाँ पे एक तरह से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है फाइनेंशियल फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, सो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इतना क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर लिमिट्स ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब ये तो हमारी न्यूज आ गई। ठीक है, ये लिंक कर सकते हैं आप लोग जीएस पेपर 3 से, जीएस 3 इकोनॉमी। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज क्या है, उसमें कंटेंट क्या है मेन। सो कंटेंट है बेसिक्स। पहली चीज, यूपीआई क्या होता है? यूपीआई इज योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये आया कब था? ये आया था 2016 में, लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज एनपीसीआई। 2016 में एनपीसीआई आया था और यही जो है वो यूपीआई को लेकर आया था। ठीक है, अगर मैं यूपीआई की बात करूं, सो दिस इज अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। अगर ऑप्शंस में रहे, अगर क्वेश्चन दिया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट यूपीआई, सो इमीडिएट पेमेंट सर्विस यहाँ पे होती है। ठीक है, राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर होता है, में कैशलेस पेमेंट्स होता है, फास्टर एंड ईजियर स्मूथर। हम सबको पता है कि यूपीआई क्या होता है। ठीक है, अगर डेली लिमिट्स की बात की, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो यहाँ पे ओवर एंड अबव ऑलरेडी इम्पोज सीलिंग्स है अप टू 20 ट्रांजेक्शंस। दिन भर में या तो 20 ट्रांजेक्शन हो जाए या तो एक ही बार में 1 लाख की ट्रांजेक्शन हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक अचीव हो जाता है, सो वहां पे लिमिट रीच हो जाती है उस दिन की, फॉर सिंगल डे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था अबाउट द यूपीआई सिस्टम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, भारत बायोटेक रिकॉल्स टाइफॉइड वैक्सीन ड्यू टू लो क्वालिटी। अब ये न्यूज आ गया, हमारा कंटेंट है, इसमें एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है विच इज कॉल्ड है CDSCA। उसका क्या मतलब हुआ? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि CDSCA क्या होता है और इसका क्या क्या
इससे क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो पहली बात, ये आपका जीएस पेपर 3 विच इज साइंस एंड टेक और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी क्या है? ये एक तरह से नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है इंडिया की। ठीक है, कोई भी ड्रग है, कोई भी अगर मेडिसिन है, उसको अगर अप्रूव करना है, या कोई भी, चलो वैक्सीन भी है, अगर उसको भी अप्रूव करना है, सो उसके लिए CDSCA की मान्यता वहां पे होनी चाहिए, उसका वहां पे ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, तभी जाके वो ड्रग या वो पर्टिकुलर मेडिसिन पूरे इंडिया में यूज की जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट रेगुलेट्स कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि ये मेडिकल डिवाइसेस जितने भी हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, और फार्मा से लिंक्ड जितने भी चीजें हैं, ये सब यहाँ पे रेगुलेट करता है। और ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। अगर इसके रोल की बात की जाए, सो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग ऑल मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स ठीक है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए, सो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसको हेड करते हैं डायरेक्टर कंट्रोल जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DCGI इसको कंट्रोल और हेड करते हैं। ठीक है, और ये जो CDSCA है, ये कैसे आया था? ये आया था बिकॉज ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एग्जाम में आ सकता है कि एज पर विच एक्ट दिस CDSCA was established. So as per the Drugs and Cosmetics Acts of 1940, the CDSCA was established. ठीक है, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ CDSCO। ठीक है, सो इट evaluates, it approves clinical studies conducted on new medications to ensure safety and efficacy। क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी क्लिनिकल स्टडी हो रही है किसी भी मेडिसिन के ऊपर, सो उसका जो फाइनल अप्रूवल है वो CDSCA को ही देना होता है। ओके, उसके अप्रूवल के बाद ही वो जो पर्टिकुलर मेडिसिन या वो कोई पर्टिकुलर एक डिवाइस है वो यूज हो सकता है बाय द इंडियन हॉस्पिटल्स। ओके, नाउ इट ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोसेसेस फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। जितने भी ड्रग्स इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी ड्रग्स हम इंडिया से बाहर जाते हैं या फिर बाहर से भी इंडिया में आते हैं, सो उन सब की जो लाइसेंसिंग होती है उसको प्रोसेस करना, उसको देखना, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये CDSCA हैंडल करता है। ठीक है, और इट प्रोहिबिट्स, मतलब कि इट अवॉइड्स द मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, और अगर कोई भी, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को अगर कोई भी अपनी मेडिसिन लेकर आनी है, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे या फिर किसी भी बेसिस पर, सो वहां पर CDSCA की मान्यता होनी चाहिए। सो इट ग्रांट्स परमिशन टू कंडक्ट टेस्ट्स एंड स्टडीज। बिना इसके ग्रीन सिग्नल के कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से किसी भी मेडिसिन पर काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज द मेन regulating body, as already mentioned, this is a regulating body। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है रबर इंडस्ट्री से। रबर इंडस्ट्री जो है ये आपका GS3 से रिलेटेड है। साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ अगर रबर की बात की जाए, सो जो नेचुरल रबर है दिस इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या होता है? दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑब्टेन होता है लैटेक्स से। और ये कहां से आता है? लैटेक्स आता है रबर ट्री से। और इस ट्री का एक और नाम है विच इज द बायोलॉजिकल नेम एंड दैट इज हीविया ब्रासिलिनेसिस, ठीक है। सो ये नाम को याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये भी दे सकते हैं आपको। सो पहली चीज ये कि जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या होता है? दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें से कि लैटेक्स निकलता है। और जो लैटेक्स है वो कहां से आता है? वो आता है रबर ट्री से। इतना क्लियर है? नाउ मैं अगर नेचुरल रबर की बात करूं, सो इसके लिए ग्रोइंग कंडीशन भी होती है। पहली है प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। सो इसके लिए कम से कम 20 to 34 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो मीट करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल यहां पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा है और दूसरी जगह नहीं हो रहा। सो रेनफॉल शुड बी इवेंचुअली evenly distributed, ठीक है। और अगर बात करूं इसके ग्रोइंग कंडीशंस की, सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूमिड कंडीशन। ह्यूमिडिटी चाहिए कम से कम 80% की। अगर 80% ह्यूमिडिटी जहां पे है और जहां पे 20 to 34 डिग्री सेल्सियस को मीट हो रहा है और वहां पे आवर्स एंड आवर्स की सनशाइन है और वहां पे विंड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने? 80% होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, 20 to 34 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर, विंड्स ब्लो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो सन रेज है वो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मीट होती है तो ही जाके वहां पे नेचुरल रबर का जो एक ग्रोइंग कंडीशन है उसको वहां पे फुलफिल किया जा सकता है। नाउ अगर बात करूं नेचुरल रबर की, सो इसका जो यूज होता है दिस इज प्रेफर्ड ओवर सिंथेटिक रबर। क्यों? बिकॉज जो नेचुरल रबर होता है दैट हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? मतलब कि हम लोग इसको बहुत आगे तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिंथेटिक रबर्स दे कांट बी स्ट्रेच्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, सो वर्ल्ड की बात करते हैं। सो कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में जो कि नेचुरल रबर को ग्रो करते हैं। पहला है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया में कहां पे? तो केरला, ठीक है। सो थाईलैंड, इंडोनेशिया, आप देखिए कि मोस्टली जितने भी आसियान या फिर मैं बोलूं साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो नेचुरल रबर को ग्रो करने में आगे आती हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज पहली चीज ग्रोइंग कंडीशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि वहां पे जोग्राफिकल क्या बोलते हैं रीजन है, ठीक है। जोग्राफिकल रीजन साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा है कि वहां पे जो नेचुरल रबर्स है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर यही चीज अगर हम लोग आर्कटिक रीजन में देखें तो वहां पे ग्रो नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि वहां पे ये सारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, और ये सारे कंडीशंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ही फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, केरला की बात करूं, सो केरला में भारी मात्रा में वहां से नेचुरल रबर कलेक्शन देखा गया है। सो केरला ओवर एंड ओवर 75% ऑफ नेचुरल रबर कम्स फ्रॉम केरला रीजन। ठीक है। फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है कर्नाटका। अगर इंडिया की बात करूं, सो वी आर दी फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर and second largest consumer of natural rubber in the world. So we are what? We are the fifth largest producer of natural rubber, and when it comes to the consumption, so we are the second largest in the world. ठीक है। अगर इंडिया की बात करूं, so India currently meets 40% of its requirement through imports. ठीक है। जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं इंडिया में, वहां से 40% हम लोग स्टिल आज भी बाहर के देश से वहां पे डिपेंडेंट हैं। बट जितना 60% है, 60% वी आर डूइंग ऑन आवरसेल्फ। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। As per 2019 data, Thailand is the largest producer of natural rubber in the world, followed by Indonesia, Malaysia, India, China, etc. ठीक है। सो 2019 डेटा के हिसाब से थाईलैंड इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। और इंडिया की बात करूं, सो इंडिया इज एट द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज पर 2019 डेटा एंड कंज्यूमर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। ठीक है। अगर इसके हिस्ट्री की बात की जाए गाइस, सो पहला रबर प्लांटेशन जो था वो इंडिया में सेटअप हुआ था इन द ईयर 1895 इन द हिल्स स्लोप्स ऑफ केरला। केरला में सबसे पहले ये एस्टैब्लिश हुआ था। ओके। हाउएवर रबर कल्टीवेशन ऑन अ कमर्शियल स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1902, मतलब कि कमर्शलाइजेशन के पर्पस के लिए, इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए 1902 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्लांटेशन हुआ था वो 1895 में हुआ था, बट जो कल्टीवेशन हुआ था इसका फॉर द कमर्शियल यूसेजेस वो हुआ था आपका 1902 में। इतना क्लियर है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सो जो केरला है इंडिया में, दिस स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। दिस स्टेट हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द नेचुरल रबर इन इंडिया। ओके। देन कम्स द तमिलनाडु स्टेट, फिर आता है इसके बाद कर्नाटका, फिर त्रिपुरा, फिर असम, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर गोवा एक्सेट्रा। आपको पहले के तीन याद होने चाहिए, रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पे है केरला, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है कर्नाटका। सो दीज थ्री आर दी टॉप मोस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए, सो देयर इज अ स्कीम विच इज नोन एज रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, RPDS। ये जो स्कीम है ये लाई गई थी टू सपोर्ट एंड टू डेवलप द रबर प्लांटेशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स। मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है बाय द गवर्नमेंट साइड, और स्कीम का नाम क्या है? दैट इज रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम, RGPS।
इसमें क्या है, इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इसमें बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्म रबर फार्मर ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। क्या होता है ना कि अगर एक बार ग्रुप्स बन गए, सो ग्रुप बनने में क्या होता है कि वहां पे जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसी रीजन की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे टू द पीपल हु विल फॉर्म द ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करूं, सो 2019 में देयर वाज द नेशनल रबर पॉलिसी, और ये इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द प्रोविजंस टू सपोर्ट द नेचुरल रबर प्रोडक्शन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जितना भी यहाँ पे स्टेप्स है, चाहे आपका वैल्यू चेन हो गया, ठीक है, या आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक्स भी हो गया, लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन, ठीक है। सो जितने भी स्टेप्स इन दोनों के बीच में इंक्लूड होते हैं वो सारा का सारा एज पर नेशनल रबर पॉलिसी 2019 देखा जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंडियन रबर सिस्टम। सो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो पहला है, फर्स्ट इज योर केरला, पहला केरला है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा है कर्नाटका। ठीक है, these three states are the topmost leading states in terms of natural rubber production in India. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन क्यों? क्योंकि साइक्लोन की न्यूज आ रही है। ठीक है, सो ये आपका लिंक हो जाता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। ठीक है, अगर साइक्लोन्स की बात करूं, सो साइक्लोन को एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन मीट हो जाती हैं, सो वहां पे जो साइक्लोन्स हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, नाउ मैं अगर नेमिंग की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज आ रही है वो साइक्लोन की नेमिंग से आ रही है। सो साइक्लोन का जो नेमिंग है वो होता है दैट इज डन बाय द कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस फॉलोइंग सर्टेन एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। सो वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, पूरे विश्व में 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, RSMCs। सो पूरे विश्व में ये 6 हैं एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ये 5 हैं, TCWCS। ठीक है, और इनको मैंडेट किया गया है फॉर इशूइंग एडवाइजरीज एंड नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? विच आर फॉर्म्ड इन दी ट्रॉपिक्स, इन दी ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का क्या मतलब हुआ? मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी यहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म होंगे उन सबको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, नाउ अगर इन 6 एजेंसीज की बात की जाए विच आर दी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, सो ये 6 हैं। इनमें से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा भारत है,
जो हमारे इंडिया में है। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द 6 RSMCs, मतलब कि पूरे विश्व भर में जो 6 RSMCs हैं इनमें से एक इंडिया भी है, टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन and storm surge advisories to 13 member countries under the World Meteorological Organizations। ठीक है, मतलब कि एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी यहाँ पे साइक्लोन्स होंगे उनका नाम देना, उनके बारे में एडवाइजरी देना। सो इन सब के लिए जो 6 RSMCs हैं वो तो है ही, प्लस इनमें से जो एक है वो हमारे इंडिया में है, विच इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, सो नेमिंग की बात की जाए, सो ईयर एंड ईयर वाइज, ईयर टू ईयर वाइज यहाँ पे नेमिंग होती है हर साइक्लोन की। और नेमिंग के वक्त ये चीज ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अगर साइक्लोन का नेमिंग किया जा रहा है सो वहां पे कोई पॉलिटिकल एंगल ना हो, दूसरी बात कोई वहां पे रिलीजियस फैक्टर ना हो, मतलब कि जो नेम होना चाहिए वो अपने आप में यूनिक होना चाहिए। सो नो पॉलिटिकल एंगल एंड नो रिलीजियस एंगल। ठीक है, जैसे कि कोई फूल का नाम हो गया, कोई पहाड़ का नाम हो गया, कोई एनिमल का नाम हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली गीको हमने देखा था। ठीक है, गीको साइक्लोन। सो गीको क्या है, दिस इज एन एनिमल, ये एक एनिमल है। ठीक है, सो ऐसे ऐसे नेम को लाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस। रेस्पिरेटरी साइंशियल वायरस, RSV। ठीक है, सो हम देखते हैं RSV के बारे में कि RSV है क्या। पहली चीज, यूरोपियन यूनियन regulates and it has regulated and approved the region's first vaccine for respiratory syncytial virus। ठीक है, सो जो ये वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं, दिस impacts the respiratory system। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, this is a type of common respiratory virus that usually causes mild cold symptoms। most people recover in a week, मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक हफ्ते में ही रिकवर कर जाते हैं। लेकिन RSV जो वायरस है कैन बी सीरियस, स्पेशली फॉर इन्फेंट्स एंड फॉर ओल्डर एडल्ट्स। और अगर इस वायरस की बात की जाए, विच इज दी respiratory syncytial virus, so this was first discovered in the year 1956। so 1956 में ये वायरस को पहली बार डिस्कवर किया गया था। और अगर ब्रोंकियोलिटिस की बात की जाए, सो ब्रोंकियोलिटिस, सो दिस ब्रोंकियोलिटिस जो है दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस RSV वायरस। ठीक है, so RSV is the most common cause of the bronchiolitis। और ये क्या होता है, ये लंग में जो इन्फ्लेशन कॉज होता है, जो बर्निंग इन्फ्लेशन कॉज होता है वो होता है, विच इज योर ब्रोंकियोलिटिस। ठीक है, इट हैपेंस इन द लंग एंड निमोनिया एज वेल। ठीक है, सो ब्रोंकियोलिटिस एज वेल एज निमोनिया, ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों डिजीजेस हैं ये RSV वायरस के वजह से होते हैं। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है कि देयर इज अ इन्फेक्शन इन द लंग्स, यहाँ पे लंग्स में इन्फेक्शन भी होता है इन चिल्ड्रेन यंगर देन 1 year ऑफ एज। अगर RSV वायरस की बात की जाए, सो दिस हैज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस and safety concerns with previous vaccine attempts was making difficult the vaccine। मतलब कि जितने भी वैक्सीन्स अभी तक बनाए जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। क्यों? क्योंकि जो RSV का वायरस है ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स है अपने स्ट्रक्चर में। कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या, मतलब कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग जस्ट लाइक द कोरोना वायरस। जो कोविड का वायरस होता है
वो भी अपने आप को चेंज करते रहता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो RSV का वायरस है ये भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन इट्स रेगुलर बेसिस। सो इसीलिए वैक्सीन बनाना किसी भी वायरस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज वायरस हैज अ टेंडेंसी दैट दे विल कीप ऑन चेंजिंग एंड दे विल कीप ऑन they will keep on changing and evolving. So वायरस की ये टेंडेंसी होती है दैट दे विल चेंज एंड दे विल इवॉल्व, ठीक है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है सो प्लीज गिव अ थम्स अप वीडियो, ठीक है, गिव अ लाइक and then we will meet in our next class tomorrow. तब तक के लिए keep on studying, keep on revising. Jai Hind and take care.